नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं राजनीतिक विश्लेषण की एक और कड़ी। और आज हमारी चर्चा का विषय हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों तक सीमित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कई मुद्दों को उछाला और उनमें से कुछ मुद्दों की मैं चर्चा करूं आपसे। पहली बात तो यह कि उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद के बीच का अंतर रेखांकित किया, उसकी परिभाषा स्पष्ट की। चाहे कुछ लोगों को वह पसंद आए या ना आए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने यह तय कर लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से यह उनका नारा बड़ा काम करने वाला है, क्योंकि परिवारवाद और वंशवाद ये दो ऐसी रेखाएं हैं जिसके इर्द गिर्द ही भारतीय लोकतंत्र की परिधि सीमित है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज स्वयं के बेसिस पर 370 सीटें हासिल करने की स्थिति में है, यानी जीतने की स्थिति में है, जबकि एनडीए 400 से पार जाएगा। इन दो बातों को लेकर खासकर हरियाणा में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसीलिए मेरी चर्चा का विषय यानी उसका केंद्र बिंदु आज हरियाणा ही है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और यहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए दावे या फिर उनके द्वारा दी गई परिभाषा को लेकर अपनी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दावे करते हैं लेकिन उस पर भाजपा हासिल नहीं कर सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा ने नारा दिया था 75 पार का, लेकिन 40 के आसपास ही पार्टी सिमट कर रह गई और उसे गठबंधन का सरकार चलाना पड़ा। जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और हरियाणा में पिछले 4.5 वर्षों से सरकार चल रही है, दूसरी टर्म वाली, और उसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा का यह कहने का आधार कितना मजबूत है, क्या उनके दावे तर्कसंगत हैं, तथ्य परख हैं, इसी पर आज हम थोड़ी चर्चा आपसे करेंगे। इसको लेकर दो पहलू हैं जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है, जिसके आधार पर संभव है हरियाणा की जनता सोच सकेगी, विश्लेषण कर सकेगी कि वास्तव में राजनीतिक स्थिति क्या है हरियाणा में। मैं केवल लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़े की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं कि 2019 में भी चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी यही दो प्रमुख प्रतिद्वंदी दल रहे थे। हालांकि तीसरी चौथी पार्टियों ने भी यहां अपना भाग्य आजमाया था। उनमें जेजेपी और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव में आई थी, जबकि इनेलो स्वयं अपने बेसिस पर चुनाव में आई थी 10 सीटों पर। बसपा ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर कब्जा जमा लिया था और उसे 58.21% के आसपास वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 28.51% वोट मिले थे। ऐसे में बड़ा आसान है समझना कि दोनों ही प्रमुख दलों के बीच हुई लड़ाई में लगभग 30 से 31% का फासला रहा था। इतना बड़ा मार्जिन रहा था, बड़ी ह्यूज बहुमत के साथ, मत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 200 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। उधर जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में 4.9% वोट हासिल किए थे। आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर लड़ी थी, जबकि
जेजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीएसपी जैसा मैंने पहले ही बताया कि 8 सीटों पर लड़ी थी और इसने भी 3.65% वोट लिए थे। बसपा के हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में वोट है, उनका अपना एक जातिगत आधार है और वो बसपा को वोट सदैव करते रहते हैं। इनेलो 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसको कुल 1.9% वोट ही मिले थे, क्योंकि इनेलो और जेजेपी दोनों एक ही राजनीतिक परिवार से आते हैं और आपस में सत्ता हस्तांतरण को लेकर, पार्टी पर काबिज होने को लेकर बड़ी भीषण उस वक्त वाक युद्ध छिड़ गया था और उसके बाद अंततः दोनों अपनी अपनी राह अलग कर गए। परिवार के दो ही सदस्य, दो भाई अलग अलग हो गए और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बना ली। लोकसभा चुनाव में वो उतरे थे। उसके बाद फिर अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भी दोनों अलग अलग दोनों दल सामने आए थे, जो आज सरकार में जेजेपी है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, उनका जो दावा है कि 10 के 10 सीटों पर वो इस बार कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी, उसका क्या आधार हो सकता है? इसके पीछे मेरी आशंका है, ऐसा कहने के पीछे, कि भाजपा को 58.21% वोट मिले और कांग्रेस को 28.51%, यानी 30 से 31%, यानी 30 से 31% वोट के आसपास का मार्जिन रहा है। क्या हरियाणा में आज कोई ऐसी आंधी दिखती है जो भाजपा के खिलाफ हो और 30 से 31% वोट कांग्रेस के पाले में चला जाए, या फिर कोई ऐसी आंधी दिखती है जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और 30 से 31% वोट भाजपा से खिसक कर कांग्रेस के पाले में आ जाए, उनके प्रति आकर्षित हो जाए और इतना बड़ा उलटफेर लोकसभा चुनाव में हो जाए? मुझे तो ऐसा व्यक्तिगत तौर पर नहीं दिखता। इस प्रकार की अभी तक वर्तमान में कोई ऐसी आंधी नहीं है, बावजूद इसके कि भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव हरियाणा में भी रहा था। यहां से भी उनके नेता राहुल गांधी गुजरे थे और हरियाणा कांग्रेस भी बड़ी मजबूती से उसमें शामिल हुई थी। लेकिन उसका कितना कुछ असर होगा, लोकसभा चुनाव जब घोषित हो जाए उसके बाद ही समझ में आएगा। वर्तमान में ऐसी कोई आंधी मुझे नहीं दिखती, ऐसा कोई बड़ा फैक्टर यहां नहीं दिखता है। दूसरी बात यह है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में 10 के 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने 10 बड़े स्टालवार्ट उतारे थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सभी हरियाणा की राजनीति में स्थापित राजनीतिक परिवारों के सदस्य थे ज्यादातर। जैसे अगर मैं बात करूं, लगातार शैलजा, उनके पिताजी भी रहे हैं राजनीति में। शैलजा, उनको अंबाला से उतारा गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से। निर्मल सिंह हालांकि कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं थे, डेमोक्रेटिक पार्टी उन्होंने अपनी बनाई थी, लेकिन उसी समय चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी में आए थे और उनको कुरुक्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने उतारा था। सिरसा से अशोक तंवर थे जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। वो भारतीय युवक कांग्रेस जो युवा विंग है उनका, उसके भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। उनको पार्टी ने सिरसा से टिकट दिया था। भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे और भजन लाल के पोते, यानी उस क्षेत्र में हिसार में भजन लाल के परिवार का सिक्का चलता है। वो ऐसा समझते हैं कि उस इलाके में वो अपने इशारे पर जैसा चाहेंगे वैसा मतदाताओं से परिणाम ले लेंगे, अपने पक्ष में या फिर किसी के विपक्ष में। तो भव्य बिश्नोई वहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में थे। करनाल से कुलदीप शर्मा थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी में राजनीति की दृष्टि से। उनको करनाल से उतारा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आज स्वयं एक तरह से कह सकते हैं हरियाणा में सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी, मजबूत राजनीतिक परिवार कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से, सोनीपत से स्वयं पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। और उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज
अभी राज्यसभा सांसद हैं हरियाणा से, वो पहले भी रोहतक संसदीय क्षेत्र से सांसद थे पार्टी के, और 2019 में भी, मई 2019 में भी, ये 12 मई 2019 के आसपास चुनाव यहाँ मतदान कराया गया था, तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से चुनाव लड़े थे। ये मजबूत राजनीतिक परिवार है जिनका नाम मैं ले रहा हूं, हरियाणा में सर्वविदित है। उसके बाद श्रुति चौधरी भिवानी से, जो बंसीलाल की पोती हैं, और बंसीलाल परिवार का सिक्का भिवानी में चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उनको मैदान में उतारा, युवा थी और बंसीलाल परिवार का आशीर्वाद, उससे संबंध। कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम से दक्षिण हरियाणा का बड़ा नाम पार्टी का 6-7 टर्म लगातार विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री लगातार रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में। उनके पिता भी इसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं, और अब उनके पुत्र हैं चिरंजीवी यादव, विधायक हैं रेवाड़ी से। तो गुरुग्राम से पार्टी ने उनको उतारा था। और फरीदाबाद से अवतार सिंह भराना, जो बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी का, हालांकि कई बार गए आए, बावजूद इसके पार्टी ने फिर उनको टिकट देकर फरीदाबाद से वो सांसद भी रहे हैं, उनको वहां से उतारा था। ये सारे नाम मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी यानी हरियाणा में ये सभी राजनीतिक दृष्टि से बड़े स्थापित परिवार हैं, और उनके सदस्य हैं जो ये सोचते हैं कि हरियाणा में राजनीति का रुख वो जब चाहें तब वो बदल सकते हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी में ये सारे बह गए, इनकी कुछ नहीं चली। स्थानीय तौर पर ये स्वयं को साबित नहीं कर पाए कि इनकी लोकप्रियता, उनके परिवार की लोकप्रियता, या इनके जो पूर्वज राजनीति में यहाँ रहे हैं उनकी लोकप्रियता बची है, इस बात को ये साबित नहीं कर पाए। सबके सब हार गए, और बहुत बुरी तरह हारे, सभी बहुत बड़ी मार्जिन से हारे। तभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 30 से 31% के आसपास का मार्जिन रहा था टोटल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बीच। तो ये दो बातें जो मैं कह रहा हूं, और इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किनको उतारा? शैलजा के खिलाफ रतनलाल कटारिया, पहले भी वहां सांसद रहे हैं, बीच में हार गए थे और अब वो नहीं है संसार में। भाजपा ने उनको उतारा, वो वहां से कामयाब हो गए। निर्मल सिंह के खिलाफ वहां से सैनी, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के, वो सांसद के रूप में वो चुनाव लड़े, वहां प्रत्याशी के रूप में, भाजपा के प्रत्याशी के रूप में। अशोक तंवर के खिलाफ सुनीता दुग्गल पहली बार राजनीति में आई थी, आईपीएस की पत्नी है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पत्नी है, उन्होंने अशोक तंवर को परास्त कर दिया। उसके बाद भव्य बिश्नोई, भजनलाल के पोते को, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, उनके बेटे जो आईएएस रहे हैं, आईएएस यानी अपनी नौकरी छोड़कर वो आए, ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने भव्य बिश्नोई को हरा दिया भाजपा की टिकट पर। कुलदीप शर्मा को हराने वाले संजय भाटिया थे, बहुत मामूली से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति जिनका नाम राजनीति में कोई नहीं जानता था, और उन्होंने कुलदीप शर्मा जैसे बड़े नेता को, कांग्रेसी नेता को हरा दिया। सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ही करीबी रहे, यानी उन्हीं की ही पार्टी के लोग जो कांग्रेस में पहले थे और भाजपा आ गए, रमेश चंद्र कौशिक, उन्होंने उनको हरा दिया। ये तो आश्चर्यजनक हार थी कांग्रेस पार्टी के लिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा में एक छत्र अपना राज होने का दम भरते हैं, वो सोनीपत सीट से हार गए। और उससे लगती हुई सीट रोहतक, जहां उनका बड़ा पारिवारिक आधार है, मजबूत राजनीतिक आधार है, ये कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे मजबूत किला रोहतक है, जहां उन्होंने कभी चौधरी देवीलाल को भी हराया था। तो वहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पुत्र, खड़े थे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, और भाजपा ने दूसरे क्षेत्र से लाकर अरविंद कुमार शर्मा को वहां उतारा और उन्होंने
कांग्रेस पार्टी को, यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को परास्त कर दिया। इसी तरह श्रुति चौधरी बंसीलाल की पोती को भिवानी से, वहीं के कभी विधायक थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और पार्टी को छोड़कर भाजपा में आ गए। टिकट भाजपा ने दे दी धर्मवीर सिंह और उन्होंने श्रुति चौधरी को हरा दिया। इसी तरह हालांकि दक्षिण हरियाणा की कहानी थोड़ी दूसरी थी, क्योंकि कैप्टन अजय यादव राव इंद्रजीत सिंह की तुलना में थोड़े कद कम वाले नेता हैं, क्योंकि ये केवल विधानसभा का अपनी राजनीति करते रहे हैं और रेवाड़ी तक सीमित रहे हैं। ये अलग बात है कि लगातार कैबिनेट मंत्री रहे हैं और लगातार अपने क्षेत्र में ये जीतते रहे हैं, लेकिन संसदीय चुनाव में कभी सामने नहीं आए थे। रावनजीत सिंह का परिवार लगातार, रावनजीत सिंह खुद कई बार यहाँ से सांसद रहे और उनके सामने कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस पार्टी ने उतारा, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। आगे फरीदाबाद की कहानी भी ऐसी ही रही। अवतार सिंह भराना के सामने कृष्णपाल गुर्जर थे, यानी दोनों ही एक ही समाज, गुर्जर समाज से आते हैं, गुर्जर बहुल क्षेत्र वो माना जाता है। अवतार सिंह भराना हालांकि वहां सांसद रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2014 में भी कृष्णपाल गुर्जर वहां से सांसद जीते थे और कृष्णपाल गुर्जर को दोबारा पार्टी ने वहां खड़ा किया। अवतार सिंह भराना हार गए बुरी तरह वहां से। तो ऐसे में इन नामों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे यह समझना बड़ा आसान होगा कि क्या आज कांग्रेस पार्टी के पास इन 10 नामों में से, हालांकि कई तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, तो क्या इनके पास आज इनसे भी कोई बड़ा नेता है जो यहां बाजी पलट सकता है, जो हवा का रुख यहां बदल सकता है, कांग्रेस की ओर 30 से 31% वोट को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, कांग्रेस पार्टी की ओर आकर्षित कर सकता है? मुझे ऐसा अभी तक नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं केवल इसी 2 बातों तक आज मैं सीमित रहूंगा कि ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी को बहुत सोचना पड़ेगा। इसके लिए उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जैसी सक्रिय और बड़ी मजबूत पार्टी के सामने अगर उसको हराना है तो कांग्रेस पार्टी की तैयारी उस प्रकार की अभी दिख नहीं रही है इन दोनों फैक्टर्स को मीट करने के लिए। एक कि 30 से 31% वोट को वो कैसे हासिल करेंगे, ऐसी कोई आंधी हरियाणा में नहीं चल रही है भाजपा के खिलाफ और ना ही कांग्रेस के पक्ष में। दूसरा, ऐसा कोई बड़ा नेता, ऐसा कोई करिश्मेटिक लीडर दूसरा कोई अभी नहीं है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पास। वही सारे घिसे पिटे लोग हैं, क्योंकि नए नेताओं को पार्टी में सामने नहीं लाया जाता। इस प्रकार की परिपाटी इसमें रही नहीं है लंबे अरसे से, कई दशक से। यानी जिनको एक बार सत्ता की चाबी सौंप दी जाती है गांधी परिवार के द्वारा, वो फिर अगले कई दशक तक हावी रहते हैं, किसी और को फिर उसमें फटकने नहीं देते, उसमें सामने नहीं आने देते, उनको स्थापित नहीं होने देते, उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि अशोक तंवर के साथ हुआ, या शैलजा के साथ हुआ, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ हुआ, राव इंद्रजीत सिंह के साथ हुआ कांग्रेस में। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो मेरा केवल यही 2 कहना था कि इन 2 चीजों को लेकर क्या कांग्रेस आज उस स्थिति में है कि इसका जवाब दे पाए? क्या इसका माकूल जवाब वो ढूंढ पाई है कांग्रेस? क्या उनके पास इस प्रकार की हैं कोई ऐसे फैक्टर जिससे कि इन दोनों चीजों को वो पाट पाए? मुझे ऐसा नहीं लगता। इसीलिए मेरी आशंका है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो बातें कह रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसका बड़ा मजबूत आधार है, क्योंकि उन्होंने जो परिवारवाद और वंशवाद का जो जुमला सामने रख दिया है और दोनों के बीच में एक अंतर उन्होंने जो खींच दी है, जो रेखा खींची है कि वंशवाद से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है किसी भी दल को, यानी भारतीय लोकतंत्र को। उनका ये कहना था कि किसी पिता के पुत्र और पोते अगर पार्टी में नीचे से कार्यकर्ता के रूप में उठते हैं और उनका प्रमोशन होता है, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, अपनी मेहनत पर बनते हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। और इसलिए नुकसान नहीं है, उनका ये तर्क है कि उनसे उनका निर्णय पार्टी पर हावी नहीं होता है, बल्कि उनको पार्टी के अनुसार चलना पड़ता है और अकेले वो पार्टी में निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं होते, अधिकृत नहीं होते हैं। लेकिन जहां परिवारवाद है तो परिवारवाद में ऐसी स्थिति है कि जिस परिवार का कब्जा उस पार्टी पर है उसी परिवार के सदस्य ही अंतिम निर्णय लेते हैं पार्टी के लिए, वही तय करते हैं, वही पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संवैधानिक आदेश हो जाता है। उनका मौखिक आदेश
पार्टी का संवैधानिक आदेश उनके लिए हो जाता है। तो जिससे कि भारतीय लोकतंत्र को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री आने वाले इस लोकसभा चुनाव 2024 में, जो 1 महीने 1.5 महीने बाद ही शायद घोषित हो जाए, उसमें इस परिवारवाद और वंशवाद की बातों को जरूर उठाएंगे और ये बातें भारत की जनता को बहुत पचेंगी, उनको बहुत आकर्षित कर सकती है इससे, क्योंकि इन चीजों ने भारतीय लोकतंत्र को बड़ा नुकसान पहुंचा है, यहाँ के लोगों का बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही थी और उसके संदर्भ में, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बातें कही है, उनका कोई आधार मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि ये यक्ष प्रश्न है, एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी इन दो चीजों का जवाब ढूंढ पाई है क्या? मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको हरियाणा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से अवगत करा पाया अपने इस विश्लेषण के माध्यम से। और हमारा चैनल द पब्लिक वर्ल्ड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसे आप शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपका सहयोग, समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।